नमस्कार, द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या हाजिर हूं इस हफ्ते के सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए भाजपा ने नया प्लान तैयार किया है और वो है प्रदेश में अपना वोट शेयर 60% करना। पार्टी इसके लिए पूरी ताकत झोंकने जा रही है। मंत्री और विधायक इस टारगेट के लिए मैदान में उतरेंगे। पार्टी का लक्ष्य है 2019 के लोकसभा चुनाव में जितना वोट शेयर मिला था उससे 2% से अधिक वोट शेयर इस चुनाव में मिले। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए भाजपा ने नया प्लान तैयार किया है और वो है प्रदेश में अपना वोट शेयर 60% करना। पार्टी इसके लिए पूरी ताकत झोंकने जा रही है। मंत्री और विधायक इस टारगेट के लिए मैदान में उतरेंगे। पार्टी का लक्ष्य कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जितना वोट शेयर मिला था उससे 2% से अधिक वोट शेयर इस चुनाव में मिले। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। कांग्रेस को एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा था। 2019 में प्रदेश में 71.20% मतदान हुआ था। बीजेपी को 28 सीटों के साथ 58% वोट शेयर हासिल हुआ था। एक सीट हासिल करने वाली कांग्रेस को 34.50% वोट शेयर मिले थे। अन्य दलों को 7.5% वोट शेयर हासिल हुआ था। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 48.55% वोट हासिल किया है। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 40.40% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा में 25 सीटों पर भाजपा को 50% से अधिक मत मिले थे। भाजपा इस बार क्लीन स्वीप के साथ अपना वोट शेयर 60% करने का टारगेट लेकर चल रही है। इस टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी प्रदेश के हर बूथ को कवर कर रही है। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने की कवायद पहले से ही चल रही है। 53,000 गाँव और 44,000 शहरी वार्डों में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। 41 लाख डिजिटल रूप से रजिस्टर्ड कार्यकर्ताओं की मदद ली जा रही है। गांव चलो अभियान के बाद अब भाजपा का बूथ विजय संकल्प अभियान जारी है और भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं कि वो इस टारगेट को पूरा करके रहेंगे। देखिए 10% वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य पिछली विधानसभा चुनाव में हमने लिया था और जिसको लगभग हमने अचीव भी किया। जहां तक 2024 के लोकसभा चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने हारे हुए बूथों को जीतना, जीते हुए बूथों पे 10% अधिक वोट शेयर और 370 वोट प्रति बूथ बढ़ाने का जो लक्ष्य लिया, इस बार भी बूथ समिति का हमारा कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। बात कांग्रेस की करें तो उसका वोट शेयर प्रदेश में लगातार घट रहा है। कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में 34.50% मत मिले थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 40.90% मत हासिल हुए थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट थोड़ा और घटकर 40.4% हो गए। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस भी दावा कर रही है कि वोट शेयर भाजपा का नहीं उसका बढ़ेगा। उनको भरोसा है अपनी ईवीएम मशीन पे कि कितने % पे सेट करी जाए, तो वो कह सकते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है कि वो बोल सकते हैं कि, वरना प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जब चुनाव होता है तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इस बूथ पे किसको कितने वोट मिलेंगे। घर के वोट बताने में लोगों को परेशानी होती है, तो भारतीय जनता पार्टी किस भरोसे से ये कह सकती है कि इस बूथ पे इतने वोट मिलेंगे। कहीं ना कहीं ईवीएम पे शक जरूर जाता है। मौजूदा दौर माइक्रो बूथ मैनेजमेंट यानी कि बूथ स्तर पर चुनावी प्रबंधन का है। बीजेपी की जीत में प्रमुख योगदान इसी का माना जा रहा है। इस चुनाव में बीजेपी ने इसी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में 64,523 बूथों पर अमित शाह के बताए गए 15 प्रकार के कामों को जमीन पर उतारने में भाजपा जुट चुकी है। पन्ना प्रमुख से लेकर मुख्यमंत्री तक इस मुहिम में जुटे हैं। देखना यह है कि कांग्रेस इस चुनावी रणनीति का मुकाबला कैसे कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ने और भाजपा से जुड़ने वालों की कतार लगी है। विधानसभा चुनाव के बाद अब तक 17,000 से अधिक कांग्रेसी पार्टी छोड़कर भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। इनमें पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री तक शामिल हैं और इनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है। भाजपा इनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रही है, तो अब इसको लेकर विरोध के सुर भी फूटने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ने और भाजपा ज्वाइन करने वालों की कतार लगी है। विधानसभा चुनाव के बाद अब तक 17,000 से अधिक कांग्रेसी पार्टी छोड़कर
भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। इनमें पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री तक शामिल हैं। इनकी तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। भाजपा इनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रही है, तो अब इसको लेकर विरोध के स्वर भी फूटने लगे हैं। दरअसल भाजपा में वो कांग्रेसी नेता भी आ रहे हैं जिनके खिलाफ स्थानीय भाजपाई अब तक लड़ते आए हैं या सियासत के दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। इसके दो नमूने दिखे जब छतरपुर में पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह बुंदेला और दमोह में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल का परिवार भाजपा में आया, तो छतरपुर और दमोह के भाजपाई छत्रप ललिता यादव और गोपाल भार्गव की ये प्रतिक्रियाएं देखिए। एडजस्ट होना पड़ेगा, उनको करेंगे नहीं। यहाँ पर इतनी अच्छी मेडिसिन है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। मुझे लगता है कि जैसे बेरी होती नहीं, पकी हुई बेरी, और हिलाते हैं तो बेर टपकते हैं, ऐसे टपक टपक के आ रहा है सर। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे नेताओं पर भाजपा के नेताओं की ये बयानबाजी यहाँ तक ही सीमित नहीं है। इससे पहले पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से पूछा कि 15 साल में तुम्हें क्या मिला। जब 15 साल में तुम्हें कुछ नहीं मिला तो जो आज 15 दिन के हुए हैं उनको क्या ही मिलेगा। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मोदी सरकार ने कचरे के लिए 2 और 3 डिब्बे रखे हैं। कहीं गीला कचरा जाता है तो कहीं सूखा कचरा जाता है तो कहीं मेडिकल वेस्ट। ये मेडिकल वेस्ट बचा हुआ था, बाकी कचरा ठीक है। इससे पहले जबलपुर के पाटन में पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी के भाजपा में आने पर पूर्व मंत्री अजय विश्नोई ने कहा कि भाजपा में शामिल होने वालों का स्वागत करना हमारी मजबूरी है। तो बोले तुम्हें 15 साल में क्या मिला? तो मैंने कहा कुछ नहीं मिला। तो बोली जब तुम्हें 15 साल में नहीं मिला, जिनको आए 15 दिन हुए उनको क्या मिल जाएगा? मोदी सरकार ने कचरे के लिए 2 और 3 डिब्बे रख रखे हैं। कहीं गीला कचरा जाता है, कहीं सूखा कचरा जाता है और कहीं मेडिकल वेस्ट जाता है। तो अभी मेडिकल वेस्ट बचा हुआ है दूर, बाकी कचरे ठीक है। कांग्रेस नेताओं के स्वागत के बीच बगावत और उनकी तुलना पके बेर और कचरा से करने पर कांग्रेस तंज कस रही है। भाजपा के कार्यकर्ता आज उनका मनोबल भी टूटा हुआ है और भाजपा के कार्यकर्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस भी कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चुनौती उसका कार्यकर्ता बना है, जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बीजेपी ने बार बार लेने का काम किया, उन नेताओं को जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए, तो ऐसे में उनको टिकट भी दिए गए, उनको बड़ी बड़ी पोस्ट भी दी गई, तो बीजेपी का कार्यकर्ता जाहिर सी बात है अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। ऐसे में भाजपा के दिग्गज नेता बयान दे रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं उन लोगों को जो कांग्रेस से लेके गए थे सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए। तो बीजेपी का कार्यकर्ता भी समझ चुका है, वो चुनौती अपने आप को जो समझा हुआ है कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं की, उसका जवाब देगा सही समय के ऊपर और बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में से एक भाजपा ने ज्वाइनिंग कमेटी बनाकर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कई रणनीतियां तैयार की हैं। इस समिति ने देश भर की कई पार्टियों के करीब 80,000 नेताओं और कार्यकर्ताओं को भाजपा ज्वाइन करवाई है। बीजेपी का मकसद चुनाव से पहले दूसरे दलों के करीब 1 लाख नेता कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करना है। अकेले मध्य प्रदेश में पिछले 80 दिनों में 17,000 कांग्रेसी पार्टी में शामिल हुए हैं। लेकिन इसके बीच अब भाजपा नेताओं के बगावती बोल के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इससे आने वाले समय में भाजपा में कलह का दौर शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जन्म जात न पूछिए का जात अनुपात। लेकिन जब बात सियासत की आती है तो सबके मायने बदल जाते हैं। जाति भी उन्हीं में से एक है। जातीय समीकरण पर टिकट तय होते हैं, सीएम और पीएम के चेहरे तय किए जाते हैं और ऐसे में स्वाभाविक है कि जातीय समूहों को साधने में कोई भी कोर कसर बकाया नहीं रखता। जातियों के प्रतिमान और शिखर पुरुष भी होते हैं और इसलिए उन पर भी फोकस होता है। मध्य प्रदेश की सियासत में भी ऐसा ही चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। पहले अंग्रेजों ने और फिर कांग्रेस ने हमारे सारी देवी देवताओं को, सारी सनातन संस्कृति को, सारे सनातन धर्म को पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया। हमारे भगवान कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन ना कोई प्राइमरी में, ना कोई मिडिल में, ना कोई हायर सेकेंडरी में, ना कॉलेज में। अरे बताओ, ये भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन के पृष्ठों को
अगर शिक्षा से बाहर कर दोगे तो भारतीय संस्कृति कहां से समझाएंगे। ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अगर आपने उनके भाषण सुने होंगे तो एक बात जरूर की होगी, और वो ये कि उनके भाषण में भगवान कृष्ण का उल्लेख जरूर मिलता है। उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही ऐलान किया कि जहां भगवान राम के चरण पड़े उन्हें रामवन गमन पथ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही भगवान कृष्ण की लीलाओं का उल्लेख प्रमुखता से करते हैं। यही नहीं, भगवान परशुराम भी उनके भाषण का अंग होता है। देश जब आजाद हुआ था तो देश की आजादी के बाद कांग्रेस को सबसे पहले अपने इन सारे पाठ्यक्रम को लाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कांग्रेस ने वो प्रयास नहीं किए। लेकिन सौभाग्य है नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करके सभी अपने आराध्यों को, सभी महापुरुषों को, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हमारे परशुराम जी से लगा करके सारे महापुरुषों को, सारे देवी देवताओं को, जिनके जीवन के अच्छे पाठ है, उनको अब शिक्षा नीति के माध्यम से जोड़ने का मौका दिया। भाजपा और सनातन का महिमा गान नया नहीं। भाजपा का आधार ही राम भक्ति है। राम मंदिर आंदोलन ने ही उसे सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के पहले भगवान राम के साथ भगवान कृष्ण और भगवान परशुराम का उल्लेख कर भाजपा प्रदेश के दो बड़ी जातियों यादव और ब्राह्मणों को साधने में जुट गई। मध्य प्रदेश में 80 से 90 लाख यादव मतदाता है। मतदाताओं में 12 से 14% हिस्सा यादवों का है। बुंदेलखंड में तो यादव वोट चुनाव परिणाम में सीधा असर डालते हैं। डॉक्टर मोहन यादव को एमपी की कमान मिलने के पीछे की भी यही वजह मानी गई थी। उनकी ताजपोशी पर भाजपा ने एमपी के साथ यूपी और बिहार तक में यादवों को साधने की कोशिश की। खुद डॉक्टर मोहन यादव इसे समाज के लिए बड़ा सम्मान मानते। ये चुनाव मेरा चुनाव है, हम सबका चुनाव है, यादव बंधुओं का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी ने जो भरोसा दिलाया, हम उस बात का आभार मानते। ये धन्यवाद है भाजपा को, पहले बाबूलाल जी गौर को, और अभी आपके सामने मेरे को मौका दे करके लोकतंत्र की जय जयकार करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ। हमें इस बात को धन्यवाद देना पड़ेगा। यही नहीं, भाजपा यादव समाज की उपेक्षा के लिए कांग्रेस को घेरने लगी है और हवाला दिया जा रहा है कि कैसे सुभाष यादव के नाम पर यादवों के वोट लेकर दिग्विजय सिंह को सत्ता का सिंहासन सौंप दिया गया था। सुभाष यादव जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे, कांग्रेस ने यादव समाज का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। मेरे भाई और बहनों, ये वो पार्टी है जिसने यादव समाज के साथ सदैव अन्याय किया है, और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसने यादव समाज को सिर माथे लगाकर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। भगवान राम कृष्ण के साथ भगवान परशुराम का उल्लेख कर भाजपा दूसरे बड़े वर्ग ब्राह्मणों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। हालांकि भाजपा इसे सनातन का सम्मान कहती है, चुनावी राजनीति से जोड़ने को गलत मानती है, तो कांग्रेस इसे विभाजनकारी राजनीति का नमूना करार दे रही है। चुनाव आते ही अगर किसी को मंदिर और भगवान याद आते हैं वो कांग्रेस है। बाकी धर्म और हमारे देवी देवता हमारे लिए राजनीति नहीं, आस्था का विषय है। जब जब हमारी सरकारें रहीं, हमने अपने आध्यात्मिक और सनातन वैभव को स्थापित करने के लिए जो कदम उठाए, उसी का आज डंका पूरे देश में और पूरे विदेश में ये आगे भी चलता रहेगा। पर चुनाव हम विकास के नाम पर लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव आते हैं तब इस तरह की बातें वो लोग करते हैं, ये उनके एजेंडा में रहता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उन्हें जनता ने जिसके लिए चुना है, जो उनको दायित्व मिला है मुख्यमंत्री के नाते, उन दायित्वों का निर्वहन वो करें। संत कबीर ने कहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान। लेकिन राजनीति का अपरिहार्य अंग है, इसे भी नहीं नकारा जा सकता। एक सर्वे की माने तो मध्य प्रदेश में 65% मतदाता अपनी जाति वाले उम्मीदवार को ही वोट देते हैं। यही वजह है कि यहाँ जातीय आधार पर टिकट बंटते हैं और सीएम पीएम के चेहरे भी तय होते हैं। ऐसे में देवी अवतारों से जातियों को साधने की बात को नकारा नहीं जा सकता। देखना यह है कि कवायद कितनी सफल होती। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले गीत जमकर गूंजा और भाजपा सत्ता में लौटी तो माना गया कि मोदी मैजिक माइक्रो बूथ मैनेजमेंट के साथ लाडली बहनें
यानी कि महिला मतदाताओं के आशीर्वाद से ही 5वीं बार मध्य प्रदेश में भाजपा सत्ता में लौटी। और यही वजह है कि एक बार फिर दोनों दलों का फोकस महिला मतदाताओं पर बढ़ गया है। हाल ही में कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी के तहत 5 घोषणाएं की हैं। देखिए रिपोर्ट। अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले ये गीत जमकर गूंजा और भाजपा सत्ता में लौटी तो माना गया कि मोदी मैजिक माइक्रो बूथ मैनेजमेंट के साथ लाडली बहनों यानी कि महिला मतदाताओं के आशीर्वाद से ही 5वीं बार मध्य प्रदेश में भाजपा सत्ता में लौटी। यही वजह है कि एक बार फिर दोनों दलों का फोकस महिला मतदाताओं पर बढ़ गया है। हाल ही में कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी के तहत 5 घोषणाएं की हैं। महालक्ष्मी गारंटी, हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए। आधी आबादी पूरा हक, केंद्र सरकार की आधी नई भर्तियों पर महिलाओं का अधिकार। शक्ति का सम्मान, आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील कार्यकर्ताओं के मानदेय में केंद्र सरकार का 2 गुना योगदान। अधिकार मैत्री, महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर हर पंचायत में एक पैरालीगल की नियुक्ति। सावित्री बाई फूले छात्रावास, जिला मुख्यालयों पर कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम 1 छात्रावास। भाजपा भी लोकसभा चुनाव के पहले महिला मतदाताओं को साधने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रख रही है। भाजपा महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाली नारी शक्ति वंदन अधिनियम को उनके लिए बड़ी सौगात बताने में जुट गई है और इसके लिए लाडली बहना सम्मेलन की तर्ज पर नारी वंदन सम्मेलन शुरू कर दिए गए हैं। मोदी सरकार ने पारित किया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। महिला आरक्षण से बढ़ेगी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी। लोकसभा और विधानसभाओं की बदलेगी तस्वीर। 33% सीटों पर महिलाओं को मिलेगा चुनाव लड़ने का मौका। 33% में से 1/3 सीटें अजा और अजजा के लिए आरक्षित होंगी। मध्य प्रदेश में 76 विधानसभा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। भाजपा इसके साथ ही लाडली बहना समेत नारी कल्याण की दूसरी योजनाओं पर भी फोकस कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इसके लिए मोर्चा संभाल लिया है। वो महिलाओं से वादा कर रहे हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना समेत महिलाओं के हित में संचालित कोई योजना बंद नहीं होगी। महिला सशक्तिकरण के लिए और जोरदार ताली बजाओ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए, जिन्होंने भी इसी काम का लगातार बीड़ा उठाया। जब हमारी सरकार बनी, यही लोगों ने कहा कि भैया आपकी सरकार बनेगी। हमने सुना कांग्रेस वाले बहुत भाषण दे रहे थे, लाडली लक्ष्मी योजना केवल चुनाव तक रहेगी, बाद में बंद हो जाएगी, पैसा नहीं है, इतने पैसे कहां से लाओगे। हमने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहे भैया तुम झूठ बोलते रहिए, हमारी भाजपा वालों की पहचान नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना न तब बंद हुई, न आज बंद हुई, न अगले चुनाव तक बंद होगी। ये लगातार जारी रहेगी। ये योजना का श्रेय भी हमारा है और भावना भी हमारी। भाजपा को विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में नारी शक्ति का आशीर्वाद मिलने की उम्मीद है, तो कांग्रेस को भी आस है कि आधी आबादी उसके साथ होगी। इसके पीछे उसके अपने तर्क है। भारतीय पार्टी का उसूल रहा है राम राम जपना पराया माल अपना। महिलाओं को इन्होंने सब योजना के अंतर्गत जो कुछ राशि दी, घरों में भेदभाव किया, महिलाओं में आपस में लड़ाई करवाई और उसके बदले भी चाहते हैं बहुत कुछ हो जाएगा। महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार, सारी घटनाएं इस समय हो रही है। तो सारे शोषण के बाद अगर ये राम के बाद अब कहते हैं कि हम हज करने जा रहे हैं, तो शायद भूल जाएं भारतीय पार्टी को महिलाओं का सम्मान नहीं मिलेगा। देश में जिस मोदी मैजिक की चर्चा है उसमें महिलाओं की भागीदारी का योगदान सबसे ज्यादा माना जा रहा है। माना जा रहा है कि महिला वोटरों का बीजेपी के प्रति बढ़ते रुझान के पीछे मोदी सरकार की 25 से भी ज्यादा योजनाएं हैं। इनके साथ अब नारी शक्ति वंदन यानी कि महिला आरक्षण भी बीजेपी का चुनावी हथियार बन चुका है। देखना यह है कि कांग्रेस नारी न्याय गारंटी से इसका मुकाबला कैसे कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। आधी आबादी को साधने पूरी कवायद राजनीतिक पार्टी कर रही है। छत्तीसगढ़ में पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाताओं की संख्या है और ऐसे में आधी आबादी को साधने योजनाएं भी लगातार लाई जा रही हैं। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने महतारी वंदन योजना की घोषणा की थी। अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी दी है। महिलाओं को साधने की पूरी कवायद में आखिर आधी आबादी किस ओर जाएगी, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में महिलाओं का समर्थन पाने के लिए दोनों पार्टियां पूरा जोर लगा रही है। चाहे सरकार जहां महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त 1 अप्रैल को जारी करने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी महिलाओं को साधने की कवायद कर रही है। इसी के तहत कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी के तहत फॉर्म भरवाने भी शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस इसके साथ ही भाजपा पर महिलाओं से वादा खिलाफी के आरोप भी लगा रही है। कांग्रेस पार्टी देश की हर महिला को गारंटी के साथ
8,333 रुपए की योजना में मदद करना चाहती है। इसलिए हम लोगों ने नारी न्याय महालक्ष्मी गारंटी योजना के आज फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूशन जन जागरण अभियान किया है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर सत्ता में आती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में चुनाव लड़ा था और इस बात को कहा था कि महतारी बंधन योजना के माध्यम से हर घर की महिला को पैसा मिलेगा। मतलब एक घर में अगर बेटी है, सास है और बहू है, सबको पैसा देने का वादा किया था, लेकिन एक को भी पैसा नहीं मिला। महिला बहनें बहुत उम्मीद की थी, उन पर विश्वास की थी। धोखाधड़ी और विश्वासघात तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस को नारी न्याय गारंटी से महिलाओं के वोट मिलने की उम्मीद है तो भाजपा इस पर तंज कस रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के पास इस समय विश्वसनीयता का संकट है। उन्होंने पहले जो भी वादा किया उसे पूरा नहीं किया। अब राहुल गांधी कुछ भी कहें, लोग मानने वाले नहीं हैं। लोगों को पता है देश में मोदी जी की सरकार बन रही है। विश्वसनीयता की बात होती है, मतलब इन्होंने पिछले चुनाव में जब 500 रुपया प्रत्येक माता बहन को देने की बात कही थी और उसके बाद पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था। जब इन्होंने कहा था कि सबको आवास का अधिकार देंगे, पलटकर उस विषय पर नहीं देखा था, मिलने वाले आवास को रोक दिया था, तो विश्वसनीयता खत्म हो जाती। फिर आप कितनी भी बड़ी बातें करें, आज राहुल गांधी जी कुछ भी बोल दें, दुनिया जानती है कि वो नहीं सत्ता में आने वाले और ना ही उनको देश स्वीकारने वाला है, तो वो कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की घोषणा के बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली है। अब महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त देकर लोकसभा में महिलाओं को साधने की कवायद की जा रही है। वहीं कांग्रेस नारी न्याय गारंटी के तहत महिलाओं को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि इन योजनाओं से महिलाओं पर कितना प्रभाव पड़ता है और किसे इसका फायदा मिलता है। ND24 के लिए स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में भी उतार दिया है। लोकसभा चुनाव को चंद दिन ही बचे हैं, लेकिन चुनाव होने से पहले ही पार्टियों का एक दूसरे पर वार पलटवार का नया तरीका छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। और इस बार बहस पीडीएस मामला यानी गरीबों के राशन वितरण को लेकर छिड़ी है। कांग्रेस का आरोप है कि साई सरकार ने चावल, चना और नमक का वितरण बंद कर दिया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस के इस आरोप को दुष्प्रचार का नाम दे रही है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में पीडीएस के राशन वितरण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा है कि हमारी सरकार से मिलने वाला हर सदस्य का 7 किलो चावल हुआ बंद साए। इसके अलावा उन्होंने नमक और चने का वितरण भी बंद किए जाने की बात लिखी और कहा लोकसभा चुनाव होते ही महतारी वंदन योजना की भी राशि बंद हो जाएगी। जनता को वो भरोसे के 5 साल अब याद आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बाद कांग्रेस की तरफ से इस पर कांग्रेस मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने भी बयान देते हुए भाजपा पर कई आरोप लगाए और कहा बेरोजगारी भत्ते के बाद राशन वितरण भी बंद। 3 महीने में ही बीजेपी सरकार बेहद अलोकप्रिय हो चुकी है। राज्य में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो राज्य सरकार के द्वारा जो लोगों को 7 किलो मुफ्त राशन मिलता था, नमक मिलता था, चना मिलता था और सुविधाएं जो राज्य के गरीब वर्ग के लोगों को मिलती थी, वो लगभग सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया है। यही नहीं, युवाओं को मिलने वाला भत्ता बंद कर दिया है, गौठानों में मिलने वाली सुविधाएं बंद कर दी हैं। तो इस सरकार के आने के बाद जनता बहुत ज़्यादा निराश हुई है। 3 महीने में ही कोई सरकार इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो सकती है तो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार है। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री के आरोप का जवाब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया और एक्स पर ही लिखते हुए कहा कि कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि पीडीएस संबंधित पिछली सरकार की योजना को बंद कर दिया गया है, जबकि बात तो ये है कि पिछली सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की जनहितैषी योजनाओं का ही नाम बदलकर उसे आगे बढ़ाया था। पीडीएस से संबंधित सभी लाभ यथावत जारी हैं। वहीं इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल अफवाह फैलाने का काम कर रही है। कांग्रेस अफवाह फैलाने में, झूठ बोलने में माहिर है और वही काम कर रहे हैं। इनके पास न कोई मुद्दे हैं, न इनकी नीयत है, न इनके पास नेतृत्व है। आज कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही है तो सिवाय अफवाह फैलाने की, झूठ बोलने के इनके पास कोई विषय नहीं है। कुल मिलाकर अब छत्तीसगढ़ में राजनीति का मुद्दा पीडीएस का राशन मामला बना हुआ है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को गलत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इधर इस योजना को सरकार भाजपा की पुरानी योजना ही बता रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि बीते 5 सालों की अब जनता को याद आ रही है।
कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। हमारे इस खास पेशकश द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।